नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देख रहे हैं। कल अंता चुनाव के परिणाम आए। परिणाम कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाले थे और कुछ लोगों के लिए बहुत ही सामान्य परिणाम थे। उनको लग रहा था कि अ, प्रमोद जैन भाया जो है वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जो लोग 12 जाके आए थे, माफ कीजिएगा, अंता जाके आए थे या अंता के टच में थे, वहां पर जो एक माहौल था नरेश मीणा को लेके, बहुत वाइब्रेंट माहौल था, बहुत ही एनर्जेटिक माहौल था। मीणा को लेकर के उनका जो वोटर था वो बहुत वोकल था, खुल के बोल रहा था। मेरा भी कई यार मित्र परिचित वहां गए थे नरेश मीणा का चुनाव कवरेज करने के लिए। वो भी बता रहे थे कि नरेश का जो उसका जाति का वोट है, उसके अलावा एक ठीक ठाक यूथ वोटर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए आमादा है और एक अच्छा माहौल पॉजिटिव उनके लिए बन रहा है। और लगा भी शुरुआत के 8-10 राउंड तक आप देखोगे तो नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया को लगातार टक्कर देती रहे, लेकिन राउंड दर राउंड उनकी जो मार्जिन है वो बढ़ता चला गया वोटों का, और वो अंततः तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन वो तीसरे नंबर पर नहीं रहे, एक्चुअली वो दूसरे नंबर पर ही रहे थे। कोई 100-150 वोटों का मार्जिन था उनकी और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे मोरपाल सुमन। तो एक तरह से ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने टफ फाइट दी। प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा के बीच में ही चुनाव था। लेकिन नरेश मीणा का जो चुनाव था, आप देखिए कि 23 महीने के अंदर नरेश मीणा 3 चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव लड़ा उन्होंने अटरू से, जो बारह के पास की सीट है। वहां से वो उन्होंने, मैं डेटा थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ, जो पहला चुनाव उनका 2023 का छबड़ा से लड़ा था और 49,921 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर की थी। उसके लगभग एक साल बाद उपचुनाव हुए थे देवली ओनियारा में। वहां पर उन्होंने दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन सिक्योर की थी और लगभग 60,000 के आसपास वोट लिए थे। उसके एक साल बाद ही फिर यहाँ पर चुनाव हो गया अंता में, और यहाँ पर वो लगभग दूसरी पोजीशन पे ही हैं, तीसरी पे मान सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन आप एक्चुअलिटी में देखें तो बिना पार्टी के और लगभग महीने भर की तैयारी में ही किसी भी व्यक्ति के लिए 2 नंबर की पोजीशन सिक्योर करना या 49-50 हजार वोट लेकर के आना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन नरेश की आप सियासत का अंदाज देखिए। मैं अगर आपको खुद को स्मरण करूं तो लगभग मैं नरेश मीणा को जानता हूं, उनकी सियासत के तरीके को, साल 2014-15 के आसपास से, जब से मैं राजनीति थोड़ी मोड़ी समझने लगा था, 16-17 के आसपास से। तब नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा का झोला उठाया करते थे। मतलब उनके एकदम मजबूत से पैसालार हुआ करते थे, किरोड़ी के लिए अग्रसर होकर के, बहुत अग्रेसिव होकर के धरने करना, नारेबाजी करना। एक बार तो इतने अति उत्साह में आ गए थे कि नरेश मीणा, उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल का खून से तिलक कर दिया था। उसके बाद में उनके किरोड़ी लाल जी से थोड़ा सा मतभेद हुई, वो उनसे अलग हो गए। फिर सचिन पायलट के साथ उतनी ही जोश, उतनी ही ऊर्जा और उतने ही अग्रेसिव समर्थकों के साथ वो सचिन पायलट के साथ जुड़े, और 2018 के चुनाव में पायलट का माहौल बनाने में पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नरेश मीणा ने अहम योगदान निभाया। लेकिन ना तो सचिन पायलट का कुछ हुआ उस चुनाव के बाद में, वो डिप्टी सीएम हुए और उसके बाद में अडवाणी की तरह अपनी पार्टी में किनारे कर दिए गए। सेम स्थिति नरेश मीणा की हुई। उसके बाद नरेश मीणा ने छबड़ा से चुनाव लड़ा, टिकट मांगा, सचिन पायलट उनको टिकट नहीं दिला पाए। उसके बाद देवली ओनियारा से लड़ लिया और तीसरा चुनाव भी लड़ लिया। नरेश के साथ एक दिक्कत क्या है, वो उन्होंने कल खुद ने भी स्वीकार की थी कि नरेश एक जाति विशेष, और जाति विशेष में भी यूथ तक के मतदाताओं तक या यूथ के समर्थकों तक ही महदूद रह जाती है। और जब आसपास यूथ रहता है तो उनके जोश को देख करके कई बार नरेश भी अग्रेसिव हो जाते हैं। अब जो देवली ओनियारा में जो कांड हुआ था, थप्पड़ कांड एसडीएम के साथ में, वो एक अग्रेशन का ही नतीजा था, और उनका एक चुनाव शायद उनका अलग दिशा में हो सकता था, लेकिन उस कांड के बाद से उनको नुकसान भी झेलना पड़ा था। इस चुनाव में भी आपने कई ऐसे घटनाक्रम देखे होंगे, मसलन गोविंद सिंह डोटासरा की जो गाड़ी उन्होंने घेर ली थी, उनके समर्थकों ने नारेबाजी कर दी थी। ये एक अग्रेशन का नतीजा है। कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बुद्धिजीवी, ये कहते हैं कि नरेश मीणा अच्छे नेता बन सकते हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो कोई एक विधानसभा चुने। अशोक चांदना जैसे कि कह रहे थे कि वो कोई एक विधानसभा चुने, उस विधानसभा में 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करें, लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उनके मुद्दे उठाएं, उसके बाद में वहां से टिकट मांगे, किसी पार्टी से टिकट लें और फिर चुन करके विधानसभा आए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को वो फॉलो करें। अब 3 साल में 3 अलग अलग जगह से चुनाव लड़ लिए, वोट तो उन्होंने लिया, लेकिन वो एक अपनी जाति के वोट तक या उसके आसपास के वोट तक महदूद रह गए।
तो अब मैं तो खैर इतना सक्षम नहीं हूँ, या मैं इतना कोई बड़ा राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ कि मैं उनको सलाह दूं। सूरजों को दीपक नहीं दिखलाए जाते और गणेश को बुद्धि नहीं दी जाती। लेकिन जो नरेश मीणा के इंटेलेक्ट लॉबी है, जो उनके पीछे चुनाव लड़ाने में काम करती है, इस बार तो खैर एक बड़ा धड़ा था। राजेंद्र गुढ़ा, जो कि शेखावाटी के बड़े चुनावी चेहरे हैं, राजपूतों के बड़े नेता हैं, खुद भी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, मंत्री बने हैं, वो उनका चुनावी कैंपेन संभाल रहे थे। उनके चाणक्य थे, हनुमान बेनीवाल उनके सपोर्ट में पहुंचे थे, और भी हाड़ौती के कई लोग थे जो बैकएंड से उनके लिए काम कर रहे थे। तो उनकी जो इंटेलेक्ट लॉबी है, इस पर बड़ी गूढ़ गंभीर विचार करे कि कहाँ कमी रह रही है, और एक कंक्लूसिव कंक्लूजन पर पहुंच करके, और इस बार बड़े सधे हुए ढंग से, शांति के साथ, और एक संजीदगी और रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाए, तो साल 2028 में कहीं ना कहीं नरेश को किसी पार्टी से या निर्दलीय से विधानसभा जाने का मौका मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल। शुक्रिया।